श्रीकांत की पत्नी समृद्धि की खबर सुनकर सभी लोग ह्यूमनॉइड ऑफिस के इंटेरोगेशन रूम में आ पहुंचे थे। जियान को इस बात की तसल्ली थी कि वो इस बार इंटेरोगेशन टेबल के दूसरी तरफ खड़ा था। हालांकि वो सवाल नहीं पूछ रहा था, उसका काम था रितिका और गगन के लिए बस पानी वगैरह ले आना। जैसे ही वो इंटेरोगेशन रूम के अंदर आया, उसने एक बेहद खूबसूरत और सोफिस्टिकेटेड औरत आरोपियों वाली चेयर पर बैठी हुई देखी। उस औरत के बाल एक स्टाइलिश जूड़े में बंधे हुए थे और वो पैरों को क्रॉस करके बैठी थी। लूज जीन्स और सफेद टॉप में वो एक बॉस लेडी लग रही थी। जियान के लिए ये मानना मुश्किल हो रहा था कि समृद्धि जैसी अति सुंदर और नाजुक औरत इतनी बेरहमी से अपने पति की हत्या कर सकती है, जबकि दूसरी तरफ जियान के सस्पेक्ट लिस्ट में नंबर 1 पर समृद्धि ही थी। गगन समृद्धि के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। उसने पहला सवाल पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? औरत ने जवाब दिया, समृद्धि सेठिया। जैसे ही उसने अपना नाम बताया, रितिका जो अभी अभी रूम में अंदर आई थी, उसने और जियान ने एक दूसरे की ओर कंफ्यूजन से देखा। दोनों यही सोच रहे थे कि पॉलमी के फोन से मिले ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो औरत सुनाई दे रही थी, वो आवाज और समृद्धि की आवाज बिल्कुल अलग लग रही थी। जियान ने चुपके से रितिका के पास जाकर कहा, क्या समृद्धि वो औरत नहीं जो उस ऑडियो में श्रीकांत से लड़ रही थी? अगर वो किसी दूसरी औरत की आवाज थी तो इसका मतलब विला में दूसरी औरत मौजूद थी। समृद्धि एक वाटर इमोर्टल नामक म्यूटेंट की कैटेगरी से थी और वो इमोर्टल क्लाउड रियल एस्टेट कंपनी के ओनर श्रीकांत की पत्नी थी। गगन ने दूसरा सवाल समृद्धि से किया, क्या मैं पूछ सकता हूं अब 7:30 और 8 के बीच कहां थी? समृद्धि ने उत्तर दिया, आज मेरा जन्मदिन है। हमारे इंडस्ट्री के काफी लोग मेरी बर्थडे पार्टी में आए थे जो वेल्थी क्लब हाउस में थी। मैं शाम के 6 बजे से अब तक वहीं थी। आपके पति की हत्या हो गई, इसीलिए हमने आपको यहां बुलाया था, लेकिन आप 1 घंटा लेट आई, ऐसा क्यों? क्या आप बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं? गगन ने सख्त आवाज में पूछा। समृद्धि आगे झुकी, उसकी बादाम के आकार की आंखें दुख और आक्रोश से भर गईं। वो मर चुका है, उसे बहुत पहले मर जाना चाहिए था। मैंने इस जीवन में काफी कुछ झेल लिया है। मैं वास्तव में उसकी पत्नी थी, लेकिन उसने एक पति के रूप में अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। अगर ये बाहर गड़बड़ नहीं कर रहा होता तो वो आज शायद जिंदा होता। मुझे लगता है कि ये सब उसके साथ इसीलिए हुआ है क्योंकि ऊपर वाले ने श्रीकांत को प्रतिशोध भुगतने का मौका दिया। आपको उस स्लट पर शक करना चाहिए। अगर वो श्रीकांत की जिंदगी में नहीं होती तो वो आज शायद जिंदा होता। समृद्धि उत्तेजित होकर तब तक बोलती रही जब तक उसकी आंखों से आंसू छलके नहीं। हालांकि समृद्धि ने एक महत्वपूर्ण जानकारी भी दे दी थी। श्रीकांत की वास्तव में एक प्रेमिका थी और रिकॉर्डिंग में जो महिला थी वो निस्संदेह उसकी प्रेमिका हो सकती थी। समृद्धि जी, आप कृपया शांत हो जाइए। हम आपके साथ सहानुभूति रखते हैं, चाहे वो आपके लिए हो या आपके पति के लिए। और हाँ, कृपया हमें उस महिला के बारे में और बताएं। रितिका ने समृद्धि से कहा। एक औरत होने के नाते जियान ने समृद्धि को पानी और टिश्यू दिए। समृद्धि ने उसे धन्यवाद देते हुए अपने आंसू पोंछे और वो थोड़ी स्थिर हो गई। समृद्धि ने कहा, उस औरत का नाम भावना जामवाल था और वो एक मॉडल है जो चीज मॉडलिंग कंपनी के साथ काम कर रही थी। बस मुझे इतना ही पता है। शायद मैं ही बेवकूफ थी। श्रीकांत और भावना का अफेयर 1 साल से चल रहा था, लेकिन मुझे पिछले महीने ही पता चला उन दोनों के बारे में। समृद्धि ने अपने आप पर ही व्यंग से हंसते हुए कहा, एक पत्नी के दिल में छुपे प्यार और दर्द एक पति के दिल तक नहीं पहुंच पाया। समृद्धि का आंसू से सना हुआ चेहरा देखकर जियान चकित रह गया था, क्योंकि समृद्धि देखने में बेहद खूबसूरत थी। उसका फिगर काफी सेक्सी था और एक खास बात थी कि उसके नाक से एक मध्यम सी खुशबू आ रही थी। ऐसी अमेजिंग पत्नी को छोड़कर अगर श्रीकांत का अफेयर किसी और औरत से था तो ये सोचने वाली बात है कि वो दूसरी औरत कितनी आकर्षक होगी, या फिर समृद्धि वास्तव में एक लोमड़ी जैसी थी। गगन ने कहा, ठीक है, हमें जितनी जानकारी चाहिए थी वो मिल गई है। अभी के लिए काफी है। अगर हमें आगे की इन्वेस्टिगेशन में आपकी जरूरत पड़ी तो हम आपको फोन कर लेंगे। बहरहाल क्राइम सीन यानी विला में आप वापस नहीं जा सकते। हमें अभी भी
कुछ और एविडेंस कलेक्ट करने बाकी हैं। समृद्धि ने हाँ में सिर हिलाया और वो उठकर बाहर जाने लगी। उसी वक्त अमित रितिका की साइड में आकर खड़ा हो गया। रितिका समृद्धि को जाते हुए देख कुछ सोच रही थी। तभी अमित ने रितिका को इंटरप्ट करके पूछा, तो क्या देखा तुमने? रितिका ने कहा, मैं देख रही हूं कि समृद्धि का फिगर काफी अच्छा है। वो अपनी उम्र के हिसाब से काफी यंग लग रही है। वाओ! जियान ने व्यंग में इतना कहकर अपना सिर पकड़ लिया। रितिका ने भी कटाक्ष में अपनी आंखें दूसरी ओर घुमा ली। जियान ने आगे कहा कि मैं तुम्हें उसके एक्सप्रेशन के बारे में पूछ रहा हूं और तुम मुझे उसके फिगर के बारे में बता रही हो। रितिका ने जवाब दिया कि मैंने वो भी नोटिस किया। उसके इमोशन सच्चे थे और आंसू भी, और दुख के साथ साथ दूसरे इमोशंस भी मिक्स थे। समृद्धि के इमोशंस काफी कंसिस्टेंट थे, लेकिन उसका असली मिशन था समृद्धि के हाव भाव को देखकर परखना जब वो गगन के सवालों का जवाब दे रही थी। रितिका ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर समृद्धि ने सब सच कहा है तब भी हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। खैर, तुम्हें नहीं लगा कि उसकी बातों में कुछ गड़बड़ है? हाँ, शायद वो एक्टिंग कर रही है, एक मुखौटा पहने। जियान डरावनी आवाज निकालकर मजाक कर रहा था, लेकिन रितिका की आंखों में गंभीरता साफ नजर आ रही थी। रितिका ने कहा, नहीं, उसने मुखौटा तो नहीं पहना, लेकिन हो सकता है वो एक्टिंग कर रही हो। काफी टैलेंटेड है। खैर, हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखनी पड़ेगी। समृद्धि ने पूरी फिल्म में से हमें सिर्फ कुछ सीन्स बताए हैं, पिक्चर अभी बाकी है। उसी वक्त रितिका ने गगन को दूर से उसकी ओर आते हुए देखा और कहा, गगन, अच्छा हुआ तुम आ गए। अगर भावना जामवाल वास्तव में उस क्राइम सीन पर मौजूद थी तो उसका समृद्धि के बर्थडे के दिन ही श्रीकांत से मिलने विला तक आना ये अंदेशा देता है कि उसका कोई ना कोई खास मकसद जरूर रहा होगा। और हाँ, कम्युनिकेशन कंपनी के इंचार्ज से बात करके भावना की सारी पर्सनल डिटेल्स और उसका अता पता निकलवाओ। इसके अलावा समृद्धि का स्टेटमेंट क्रॉस चेक करने के लिए उसके बर्थडे में जो लोग आए थे उनसे बात करके देखो, शायद कोई लूप होल मिल जाए। गगन ने कहा, आई एम ऑन इट। फिर जियान को घूरते हुए गुस्से में वहां से चला गया। कितनी अजीब बात है। जियान को समझ नहीं आया कि गगन की दुश्मनी कहां से आई। फिर वो मुस्कुराते हुए रितिका से कहने लगा, ग्रुप लीडर रितिका, देखो, मैंने वही किया जो तुमने मुझसे करने के लिए कहा था। मुझे इन्वेस्टिगेट करने की अब कोई जरूरत नहीं रही। बस मुझे अपनी बहन को वापस मिला दो। मैं वादा करता हूं कि मैं भाग नहीं जाऊंगा। रितिका बोली, ठीक है। रितिका की बात बिना सुने जियान शुरू हो गया, नहीं, मैं सच में नहीं। तुमने क्या कहा? जियान ने मूल रूप से सोचा था कि ये समय की बर्बादी होगी, लेकिन कौन जानता था कि रितिका बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो जाएगी। ओए, मुझे पता था कि आप सबसे बेस्ट ग्रुप लीडर हो। मुझे सिर्फ 2 घंटे दो। रितिका स्माइल करती हुई चली गई। 10 मिनट बाद एक गार्ड ने इन्फॉर्म किया कि जियान की टैक्सी आ चुकी है। वो खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। जियान नाचते गाते टैक्सी में बैठा ही था कि उसने अपनी बगल वाली सीट पे रितिका को चौंकते हुए देखा और बोला, ग्रुप लीडर रितिका, क्या आपको नहीं बताया गया है कि मैं घर जाना चाहता हूँ? रितिका की वही पहले वाली स्माइल देखकर जियान थोड़ा अपसेट होता हुआ बोला, तुम क्या हो? रितिका ने सहानुभूति से जवाब दिया, हाँ, तुम घर जाओ, मैं बस तुम्हारे साथ चलती हूँ, इसमें क्या गलत है? जियान ने असहाय होकर कहा, मैं आपकी बात को मना नहीं कर सकता। और फिर ड्राइवर से कहा, चलो भाई। रितिका मन ही मन मुस्कुरा रही थी। जियान ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, ग्रुप लीडर रितिका, आपको अभी भी बहुत काम करना होगा और हम अभी ज्यादा आगे नहीं आए हैं। आपको पहले अपना काम करना चाहिए। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं सिर्फ एक छोटा सा मुद्दा हूं। मैं इसके लायक नहीं हूं कि आप स्वयं मुझ पर नजर रखें। रितिका ने चुपचाप अपनी हथेली के आकार का एक छोटा सा कंप्यूटर चालू कर दिया। मुझे बस ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि तुम मेरी नजरों के सामने हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ऑफिस में हूँ या गाड़ी में। आई कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। मैंने ऑलरेडी मेरा काम शुरू कर दिया है। अगले 20 मिनटों तक दोनों में से किसी ने भी बात नहीं की।
कार लगभग 20 मिनट तक चलने के बाद एक झोपड़ी के सामने रुकी। हालांकि ये जगह थोड़ी जर्जर थी, फिर भी ये उसका घर था। कार से उतरने के बाद जियान ने थोड़ी अप्रिय हवा में सांस ली और बहुत बेहतर महसूस किया, क्योंकि आज रात जो हुआ वो उसके लिए बहुत ही काल्पनिक था। जियान की बहन बिल्कुल माँ जैसी प्यारी और केयरिंग थी। जियान को चाहे कितना भी लेट हो जाए, उसकी बहन पॉलमी उसके लिए घर की एक रोशनी हमेशा शुरू रखती थी, ताकि उसे घर के अंदर आने में कोई परेशानी ना हो। जियान ने रितिका से विनती की कि कुछ देर वो जियान के प्लान अनुसार चले। जियान जब रितिका से पहली बार मिला था तो रितिका ने उसे काफी आसानी से डरा दिया था। इस कारण जियान ने रितिका से कहा, रितिका जी, कृपया करके मेरी बहन को मेरी तरह ना डराएं। बस कुछ ही देर की बात है, मैं पॉलोमी को परेशान नहीं करना चाहता। रितिका ने कहा, ऑफ कोर्स, डोंट वरी। ये सुनकर जियान को थोड़ी तसल्ली मिली। 2 कदम पर जियान ने दोबारा पूछा, क्या आप श्योर हैं? रितिका ने हाँ कहा। 2 और कदमों पर जियान ने एक बार फिर पूछा, पक्का रितिका? रितिका ने चिढ़कर कहा, एनफ, बस करो, यही बात 10 बार पूछ चुके हो। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो ओके, समझ गया, तुम शांत हो जाओ, जियान ने कहा। अब वो दोनों जियान के घर के दरवाजे तक पहुंच गए थे। जियान ने एक गहरी सांस ली और बाहर वाला गेट खोलकर अंदर आया। रितिका भी बिल्कुल उसके पीछे ही थी। उसने बाहर से ही एंट्रेंस की लाइट ऑफ कर दी। इस दौरान कमरे की लाइट जल उठी। घर के अंदर से एक औरत की आवाज आई, कौन है? जियान इस कुरकुरी आवाज को सुनकर मुस्कुराया, फिर बोला, मैं हूं दीदी। तुरंत पॉलोमी ने दरवाजा खोला और जियान और रितिका ने अंदर प्रवेश किया। दीदी, इतनी देर हो गई है, तुम अभी तक सोई नहीं? रितिका भी उसके पीछे कमरे में गई। पजामे पहने पॉलोमी जब जियान के साथ रितिका को देखती है तो उसकी आंखों में आश्चर्य की लकीरें खोद गई। पॉलोमी की भौहें जेड पंखों की तरह थी। उसकी मांसपेशियां, उसकी कमर और उसके दांत सभी बर्फ के जैसे सफेद थे। ओह हाँ दीदी, मैं आपका परिचय कराता हूँ, ये रितिका है और ये मेरी बहन पॉलोमी है। पॉलोमी ने जियान को दूर धकेल दिया और जियान की घबराई हुई आंखों के सामने रितिका का हाथ पकड़ लिया। पॉलोमी रितिका को देखकर ऐसे खुश हो रही थी जैसे एक सास खुश होती है अपनी बहू को देखकर। पॉलोमी नॉन स्टॉप बोलती गई, जियान ने मुझे बताया भी नहीं कि वो अपनी दोस्त को घर लाने वाला था। वास्तव में ये थोड़ा स्लो ही था। हाँ, तो मिस रितिका, आपका उपनाम क्या है? क्या आपको लड़के पसंद है या लड़कियां? जियान ने एम्बेरसमेंट में अपनी आंखों को बगल में छुपा ली। इट्स ऑल ओवर। मेरी बहन की पुरानी आदत वापस आ गई। अब इससे ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता। इतने में जियान के कानों में रितिका की आवाज पड़ी, मैं बताती हूं मैं कौन हूं। पॉलोमी बेसब्री से इंतजार कर रही थी और जियान डर के मारे पसीना पसीना हो रहा था। रितिका के चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। जियान की सांसें एक पल को रुक गई। क्या रितिका म्यूटेंट्स के बारे में पॉलोमी को सच बताने वाली थी या फिर जियान की सच्चाई जाहिर करने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए विचित्र वर्ल्ड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।